आप सभी प्यारे व्यूअर्स का अगेन वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। क्लोज कॉम्बैट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस पे, राजस्थान में चुनावी दंगल पे, इलेक्टोरल वॉरफेयर पे। अगर बीजेपी के लेंस से और कांग्रेस के लेंस से नज़रिए से आप राजस्थान को देखें तो आपको दो अलग राजस्थान दिखाई देंगे। इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। चलिए, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपको तैयारी करवाना आपके एग्ज़ाम की, बिना किसी टाइम पास के और टाइम वेस्टिंग के। तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से अलग हट के क्लास करते हैं हम। यहाँ पे सिर्फ टीचर ट्रांसलेट नहीं करेगा, साथ में आपको भी करना है। और ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, जो ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आपको पॉइंट्स मिले वो सब के सब इस क्विज पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ पौना घंटा मैं बोल के चला जाऊँ और आपको लगे कि मैंने कुछ सीख लिया। कुछ नहीं सीखोगे। इस क्विज में 10 में से 10 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। लास्ट में क्लास के इस क्विज को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहे जी क्लोज कॉम्बैट। क्या होता है भाई कॉम्बैट? कॉम्बैट बोलते हैं जंग को, आमने सामने को, क्लैश को, वॉर को। और क्लोज का मतलब होता है नज़दीकी। कह रहा है जो चुनावी जंग है राजस्थान की वो क्लोज कॉम्बैट है। दोनों ही पार्टियों ने भरसक कोशिशें की हैं, खूब पैतरे आजमाए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, लेकिन ये पता है कि क्लोज रिजल्ट होगा, क्लोज कॉम्बैट होने वाला है। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाहता है। कह रहा है राजस्थान सीएम इज बैंकिंग ऑन वेलफेयर स्कीम्स इन अ कीन कॉन्टेस्ट। कह रहा है राजस्थान के जो इनकम्बेंट सीएम है, सत्ता में विराजमान जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब किसकी बात कर रहा है? अशोक गहलोत की। कह रहा है ये आदमी जो है ये बैंक ऑन कर रहा है, पूरा भरोसा जता रहा है, पूरा डिपेंडेबल हो रहा है। और किसके ऊपर? ये डिपेंडेंट है वेलफेयर स्कीम्स पे, लोगों की भलाई के लिए चलाई गई स्कीम्स पे। और किस में? एक बहुत ही कीन कॉन्टेस्ट में, एक बहुत ज़्यादा जोशीले, ईगर। कीन क्या होता है? जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ एंथुजियाज्म मिले, कुछ जोश मिले, जील मिले, इंटेंस हो। तो एक बहुत ही जोशीले जंग में अपनी वेलफेयर स्कीम्स के भरोसे बैठा है ये सीएम जो है, इन पे बैंक कर रहा है। चलिए, राजस्थान सीएम सब्जेक्ट है आपके। इज बैंकिंग ऑन इसकी वर्ब है। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और कहीं से पैसा नहीं मिला तो आप लास्ट में डिपेंड करेंगे अपने बैंक पे, उधार के लिए, कर्ज के लिए। वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को बनाया गया फाइनेंशियल मार्केट से। जब कोई भी व्यापारी बैंक ऑन करता है किसी चीज़ पे तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे आप बैंक पे डिपेंडेंट होते हैं पैसे के लिए। ठीक है, अब देखो इससे मिलती जुलती एक फ्रेजल वर्ब और भी है, कैपिटलाइज ऑन या अपॉन। इसका मतलब होता है अपनी कैपिटल पे, अपनी एसेट पे या अपनी पूंजी पे उसका फ़ायदा उठाना, उसको भुनाना। जैसे आपके पास एक व्यापार है, आपको पैसे की ज़रूरत है उसमें, लेकिन पैसा मिल नहीं पाया तो आपने एक मशीनरी थी उसको बेच दिया। तो क्या किया आपने? आपने मशीनरी को कैपिटलाइज कर दिया, उसका फ़ायदा उठा लिया, उसको बेच करके उसको एडवांटेज ले लिया। तो ये दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट से बनी हुई इडियम्स हैं। बैंक ऑन करना, किसी चीज़ पे सहारा, किसी का सहारा लेना, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना। और कैपिटलाइज ऑन करना यानी जो चीज़ आपके पास है उसको भुनाना, उसका फ़ायदा उठाना। याद रहेंगी दोनों। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सारी वोकैब देखेंगे इस आर्टिकल की। थोड़ा लॉजिक दूंगा हर चीज़ में आपको, ताकि आप याद रख सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पैकेज पे सेल एक्टिव हो चुकी है, मंथ एंड सेल है। 359 रुपीज़ में आपको मिल रहा है प्रो पास, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। प्रो पास में आपको 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 70,000 मॉक टेस्ट का मतलब है सभी एग्जाम्स कंबाइंड है इसमें। ढेरों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इन मॉक की फॉर्म। एसएससी जीडी के नए मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। जो बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के इस मॉक टेस्ट पास का फ़ायदा उठा सकते हैं। जीडी की तैयारी के लिए, मॉक टेस्ट के लिए पास का फ़ायदा लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। लिंक पे क्लिक करके मॉक टेस्ट पास आपको प्रो वाला दिखाएगा 399 का। अब देखो इस पर डिस्काउंट ले लेना, अलग से कोड लगा करके YT10। जैसे इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे
आपका प्राइस रिड्यूस्ड होगा 359 रुपीज़। याद रखें कूपन कोड YT10 एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल टुडे। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी क्लोज कॉम्बैट की। 5 वर्ड्स हैं। शुरू करेंगे बैंक ऑन से। देखो अभी करवाया ही आपको ये बैंक ऑन और कैपिटलाइज ऑन, दोनों का मतलब क्या होता है। बैंक ऑन का मतलब है किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना, कैपिटलाइज ऑन होता है जो चीज़ आपके पास है उसको बुनाना, उसका फ़ायदा लेना। टू बेस वंस होप ऑन समथिंग। योर फैमिली एंड नियर वंस आर द ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आपका परिवार और आपके करीबी लोग जो हैं वही ऐसे लोग हैं जिन पे आप बैंक ऑन कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, फेस करते हुए एडवर्सिटी को, सामना करते हुए बुरे हालातों का। बाकी कौन काम आएगा? जो आपके घर के आसपास के लोग हैं, मतलब फैमिली के लोग हैं, रिश्तेदार हैं या क्लोज फैमिली है, उनके अलावा जनरली कोई काम नहीं आता। रिलाय ऑन या रिलाय अपॉन करना भी बैंक ऑन को बोलते हैं। चलिए अगले पे चले। देखो ये बैंक और कैपिटलाइज जो मैंने आपको बताया ना, इनसे मिलती जुलती एक फ्रेजल वर्ब और है। मैं लिख दूं यहाँ पे कैश इन ऑन। देखो मीनिंग तो मैं बता दूंगा और इसको मैंने मीनिंग आपको करवाया भी है बहुत बार, है ना, बहुत बार करवाया है। लेकिन अब बताऊंगा तो तीनों आप कंफ्यूज कर लोगे। मैं चाहता हूं जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डाल दो, और जिनको याद नहीं है या तो कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना इसका मीनिंग या गूगल कर लेना। खुद से जब देख करके दिमाग में बिठाओगे तो सही बिठाओगे। तीनों मैं बताऊंगा तो आप मिक्स कर दोगे, ठीक है। कैश इन ऑन समथिंग, इसका क्या मीनिंग होता है। अगला है जी अपने पास वर्ड स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट। जैसे बरसात हुई मंडे को, फिर ट्यूसडे को नहीं हुई, वेंसडे को नहीं हुई, फिर थर्सडे को बहुत हो गई, फ्राइडे को खूब हो गई, फिर सैटरडे संडे मंडे फिर नहीं हुई। तो आप बोलेंगे स्पोरेडिक बारिश है ये, लगातार होने वाली नहीं है। मानसून भी ऐसा है जिसमें रुक रुक के बारिश आ रही है, इनफ्रीक्वेंट तरीके से। हर अटेंडेंस एट स्कूल वॉज स्पोरेडिक। उसकी जो अटेंडेंस हाजिरी थी स्कूल में वो स्पोरेडिक थी, यानी इनफ्रीक्वेंट थी, कभी आ गई कभी नहीं आई। डिजल्ट्री भी बोलते हैं स्पोरेडिक को। डिजल्ट्री का मतलब होता है एमलेस। जैसे इसको कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा आदमी हो जो आज कुछ और काम कर रहा हो, 1-2 महीने बाद आप मिले उसको कुछ और काम कर रहा हो। या ऐसा स्टूडेंट हो कभी मैथ्स की किताब खोल लेता हो, कभी इंस्टाग्राम चलाने लगता हो, कभी इंग्लिश खोल लेता हो, फिर थोड़ी देर, समझ गए ना, जो एक जगह फोकस से ना टिके, एमलेसली भटकता हो, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं डिजल्ट्री। तो वो जनरली इनफ्रीक्वेंट भी हो जाता है। डिजल्ट्री स्टूडेंट कौन सा होगा? जो इनफ्रीक्वेंट तरीके से पढ़ाई करेगा, है ना। तो इसलिए कनेक्टेड वर्ड रखना डिजल्ट्री को स्पोरेडिक से। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है एमलेस, भटकता हुआ। चलिए अगला वर्ड अपने पास आर्डेंट। आर्डेंट, देखिए ये वर्ड बना है जो है आर्डेंसी से। आर्डेंसी, फर्वेंसी, इन सब का मतलब होता है आपके अंदर का उत्साह, जील या पैशन। अगर आप एक आर्डेंट फैन है किसी टीम के तो बहुत उत्साही, बहुत जोशीले फैन है आप। अगर आप एक आर्डेंट स्टूडेंट हैं तो बड़ा ही नोट्स वोट्स बना करके आप सब चीज़ें तैयार रखते हैं, सिलेबस पहले ही कवर कर लेते हैं एग्जाम होने से, समझ गए ना। तो सम आर्डेंट फैंस फ्रॉम बोथ द टीम्स गॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट आफ्टर द मैच। कुछ जोशीले दर्शक या फैन जो थे दोनों ही टीमों के, वो एक फाइट में इन्वॉल्व हो गए, एक झगड़े में पड़ गए मैच के बाद। आर्डेंट को पैशनेट बोलते हैं, फर्वेंट बोलते हैं। आज फर्वेंट वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। नया वर्ड है ना आपके लिए आर्डेंट, फुल ऑफ इंटेंस इमोशंस फॉर समथिंग। चलिए अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास 2, प्ले अप और प्ले डाउन। प्ले अप का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइप देना, किसी चीज़ को जितनी बड़ी वो है नहीं उससे बड़ी करके दिखाना, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना। और प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम करके बताना। आप अपनी बुराइयों को हमेशा प्ले डाउन करेंगे, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को हमेशा प्ले डाउन करेंगे, कमियों को। और आपके अंदर जो भी अच्छाई है आप उसको हमेशा प्ले अप करेंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसे याद रखना है इसको। टू मेक समथिंग लुक लेस इंपॉर्टेंट इज टू प्ले डाउन, टू मेक समथिंग लुक मोर इंपॉर्टेंट इज टू प्ले अप। दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, याद रखेंगे, सिनोनिम एंटोनिम में। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू प्ले डाउन हिज रोल इन द स्कैम। इस पॉलिटिशियन ने, नेता ने कोशिश की कि वो कम करके दिखाए, प्ले डाउन करके या लेस इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाए अपनी रोल को, किरदार को इस पूरे स्कैम में, घोटाले में।
ठीक है। तो उसने कोशिश की कि देखो इस घोटाले में मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। प्ले डाउन कर रहा था अपने किरदार को। प्ले डाउन को बिलिटल करना भी बोलते हैं, जिसमें आप चीज़ों को लिटल करके, छोटा करके दिखाते हैं। इसको मेक लाइट ऑफ जो है इडियम से भी बताया जाता है। किसी चीज़ को लाइट यानी हल्का करके मेक करके बताना, ऐसे याद रखो ना, मेक लाइट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को हल्का करके बताना। तो याद रहेंगी दोनों इडियम्स आपको, प्ले अप और प्ले डाउन फ्रेजल वर्ब्स हैं। लास्ट वर्ड अपने पास एक्रीमनी। एक्रीमनी होती है किसी के लिए हेट्रेड, घृणा, गुस्सा, है ना, आक्रोश। द एक्रीमनी बिटवीन द टू फैमिलीज हैज केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो नफरत है या गुस्सा है दोनों परिवारों के बीच, उसने उनको कीप फ्रॉम करके रखा है इस काम से, या इस काम को करने ही नहीं दिया है। कीप फ्रॉम समथिंग मतलब किसी काम से दूरी बनाना, और वो काम क्या है जी? टॉक करना, बातचीत करना एक दूसरे से पिछले कई दशकों से। समझ गए? तो ये आक्रोश, गुस्से, नफरत के लिए सारे वर्ड्स हैं। एक्रीमनी, रैनकॉर, एनिमोसिटी, बिटरनेस, रिसेंटमेंट, डिस्टेस्ट। आज आप रिसेंटमेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। किसी के लिए गुस्सा, आक्रोश या घृणा जो है रिसेंटमेंट। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। आओ आर्टिकल पे एक समरी ले लो, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए राजस्थान के चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अगर आप दोनों पार्टियों के लेंस से, पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के 2 अलग अलग राजस्थान आपको दिखाई देंगे। बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस में फूट रहती है। सचिन पायलट जो सेकंड इन कमांड है अशोक गहलोत के बाद, दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है, और इस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी ने चुनाव में खुद जो है खूब उठाया। पब्लिक से यही बताया कि जिस पार्टी में 2 बड़े नेताओं की आपसी ना बनती हो, आप उसको वोट ना दें। साथ ही पायलट जो है गुज्जर समुदाय से आते हैं, तो गुज्जरों को भी खूब भड़काया इन्होंने कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ें, क्योंकि आपका जो नेता है उसको कांग्रेस में आगे नहीं आने दिया जाता। बीजेपी ने कांग्रेस को एक भ्रष्ट पार्टी के तौर पे भी राजस्थान में दिखाया। अब देखो कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने वेलफेयर स्कीम्स बहुत चलाई, हालांकि ज़्यादातर ये वेलफेयर स्कीम्स इलेक्शन से पहले आई हैं, 1 साल 1.5 साल पहले। मुफ्त में बिजली, चिरंजीवी स्कीम चल रही है काफ़ी वक्त से, लेकिन अभी वो फुल फोर्स में आई है। कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने वेलफेयर या पब्लिक भलाई की स्कीम्स का फ़ायदा लेकर के कोशिश की है ये चुनाव जीतने की। साथ ही कांग्रेस ने ये बताया है कि बीजेपी को हरा करके हमें क्षेत्रीय आइडेंटिटी को, हमारी रीजनल जो आइडेंटिटी है उसको बचाना है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश को हिंदुत्व वाली जो है विचारधारा में लाना चाहती है। एक भाषा, एक रिलीजन, है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम राजस्थान की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों पार्टियां दोनों अलग आइडियोलॉजीज के साथ इस चुनाव में उतरी। इस चीज़ को एनालाइज करके आपको बताया गया है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ है। मेरे को आर्टिकल बहुत अच्छा लगा पर्सनली। About 3 of 4 registered voters turned up to vote in the assembly polls in Rajasthan on Saturday. लगभग 4 में से 3 यानी 75% जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो टर्न अप हुए। टर्न अप का मतलब होता है किसी जगह पे सही वक्त पे पहुंचना। आपको बोला गया कि 5 बजे मीटिंग है, तो अगर 5 बजे आप आ गए या उससे पहले आ गए या मीटिंग अटेंड करने आ गए, तो आप टर्न अप किए। तो इस तरीके से 75%, 4 में से 3 रजिस्टर्ड वोटर जो हैं अराइव हुए, अपीयर हुए वोट करने के लिए सही वक्त पे। और कब, कहाँ? असेंबली पोल्स में, विधानसभा के चुनावों में। असेंबली का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, ठीक है। और ये कहाँ हुए हैं? पोल्स हुए हैं जी राजस्थान में, और हुए हैं शनिवार के दिन, ऑन सैटरडे। दिनों से पहले, डेट से पहले हमेशा ऑन लगाएं। ऑन 1 जनवरी, ऑन 25 नवंबर, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। कह रहा है ये जो आंकड़ा है ना, अ मार्जिनली हायर प्रोपोर्शन देन इन द 2018 इलेक्शंस एंड अराउंड द सेम एज इन 2013। कह रहा है ये जो 3/4 का जो है मार्जिन है, ये जो आंकड़ा है ये मार्जिनली हायर है। मार्जिनली का मतलब होता है थोड़ा सा। मार्जिन कितना होता है किताब के अंदर, कॉपी के अंदर, नोटबुक में? ये पूरी नोटबुक है, हल्का सा यहाँ मार्जिन होगा साइड में। कह रहे ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है, हवा भर ज़्यादा है, मार्जिनली हायर है उस प्रोपोर्शन के, उस रेशो के जो था 2018 के इलेक्शंस में।
और ये लगभग सेम है, बराबर है जो प्रोपोर्शन हुआ करता था 2013 के इलेक्शंस में। तो 2013 में लगभग 75% वोटर्स आए थे, 18 में शायद इससे थोड़े कम आए थे, मान लो 72% आए थे, 23 के अंदर फिर से 75% लोग जो हैं इलेक्शन में वोट करने आए हैं। तो 18 से मार्जिनली ज़्यादा है और लगभग 13 के बराबर है। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया। वोटर्स की वर्ब है टर्न अप करना, अपीयर होना, अराइव होना। वर्ब की सेकंड फॉर्म को टर्न अप को लगाया गया है। दिनों से पहले, वारों से पहले हमेशा ऑन लगाएं, महीनों से पहले और हफ्तों से पहले हमेशा इन लगाएं। ठीक है। इन जनवरी, इन द फर्स्ट वीक, ऑन 21 सितंबर, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इन और ऑन को सही जगह पे यूज़ करना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी एक्सेप्ट फॉर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस सच एज इन सीकर वेयर माइनर स्टोन पेल्टिंग वॉज रिपोर्टेड द डे पास्ट पीसफुली। कह रहे जी एक्सेप्ट फॉर यानी छोड़ करके, इनफ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स को, छिटपुट घटनाओं को, जो थी वायलेंस की यानी हिंसा की। अब कहाँ कहाँ हुई हिंसा, एग्जाम्पल देके बता रहा है सच एज, जैसे कि सच एज सीकर में हुई, जहाँ पे छोटी मोटी स्टोन पेल्टिंग हुई या पत्थरबाजी हुई उसको रिपोर्ट किया गया। कह रहा है जी इन छोटी मोटी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दो। तो पूरा दिन जो है इलेक्शन का 25 नवंबर का वो गुजर गया शांति से, चैन से, सुकून से, पीसफुली। चलिए स्टोन पेल्टिंग की वर्ब है वॉज रिपोर्टेड, पैसिव वॉइस लगाया गया है वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टोन पेल्टिंग को रिपोर्ट किया गया। स्टोन पेल्टिंग मतलब स्टोन थ्रोइंग, पेल्ट यानी फेंकना, है ना, पत्थरबाजी। पत्थरबाजी को रिपोर्ट किया गया पैसिव वॉइस में। डे की वर्ब है पास्ट। सच एज हमेशा एग्जाम्पल्स देने के काम आता है, इसीलिए सच के साथ में जब भी एज लगे तब आप एग्जाम्पल देते हैं। परसों कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, कभी कभी दैट लगता है, कभी कभी एज लगता है। एज लगेगा तो एग्जाम्पल दोगे, दैट लगेगा तो इंटेंसिटी बताओगे, किसी चीज़ की तीव्रता को बताओगे। परसों की क्लास में देख लेना जिन बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया। करे द लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग इन द स्टेट वॉज फर्वेंट विद बोथ द रूलिंग कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी मेकिंग फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। करे जो लास्ट लेग था, आखिरी पांव था या चरण था या फेज था कैंपेनिंग का, यानी चुनाव अभियानों का, रोड शोज का, रैलियों का स्टेट में। कह रहा है वो बहुत फर्वेंट था, बहुत ही जोशीला था। और कैसे, दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस के भी और ऑपोजिशन में जो बीजेपी बैठी है उसके भी। कह रहे दोनों ही पार्टियों के मेक करने के साथ ही विद बोथ द पार्टीज मेकिंग, दोनों ही पार्टियों के बनाने के साथ ही, मेक करने के साथ ही बार बार की कंप्लेंट्स, बार बार की शिकायतें और कंप्लेंट्स थी उन वायलेशंस की, उन उल्लंघनों की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के किए गए, यानी आचार संहिता के किए गए अदर यानी दूसरी पार्टी के द्वारा। तो इलेक्शन से पहले तक जो चुनाव अभियान हो रहे थे, कांग्रेस ये कहती थी कि बीजेपी जो है आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, बीजेपी ये बोलती थी कि कांग्रेस उल्लंघन कर रही है, वायलेट कर रही है। तो इस तरीके से बड़ा ही जोशीला सा रहा ये कैंपेन एट द एंड स्टेज। लास्ट लेग समझ गए आप, लास्ट फेज को बोलते हैं आखिरी कुछ दिनों को। लेग की वर्ब है वॉज फर्वेंट, आर्डेंट, पैशनेट, याद है ना, जोशीले के लिए यूज किया जाता है। कंप्लेंट एक नाउन है, अगर मैं इसके पीछे की टी निकाल दूं तो कंप्लेन एक वर्ब बन जाएगी। नाउन में कंप्लेंट, वर्ब में कंप्लेन। फर्क करना सीखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कहीं वर्ब यूज करनी हो और वहां कंप्लेंट नाउन लगा करके आ जाओ, वहीं गलती बनेगी सारी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं आचार संहिता को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। करे जी पीएम मोदी लेड द बीजेपी ब्लिट्जक्रिग in the last stretch and played up the anger and dissatisfaction among the Gujars। मोदी जी ने लीड किया बीजेपी के ब्लिट्जक्रिग को। अब ये क्या होता है भाई, ब्लिट्ज मतलब बिजली, क्रैग मतलब वॉर। जो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया करता था, या जापान की जो इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी वो किया करती थी, एकदम से हमला करना बिजली की तरह चारों तरफ से और दुश्मन के चारों खाने चित कर देना। ठीक है, ये हिटलर की ये जो ना स्ट्रेटेजी थी, वॉर स्ट्रेटेजी, इसी को जर्मन में बोलते थे ब्लिट्जक्रिग। अब ये वर्ड अंग्रेजी में भी आ गया।
तो कह रहा है जी मोदी साहब ने बिजली की तरह या बिजली के झटके की तरह लाइटनिंग वॉर को अंजाम दिया, लीड किया बीजेपी के चुनावी दंगल को, ब्लिट्ज क्रैक को, लास्ट स्ट्रेच में, लास्ट लेग में या आखिरी फेज में। और इन्हीं मोदी साहब ने प्ले अप भी किया, यानी इंपॉर्टेंट करके बताया, बढ़ा चढ़ा के बताया उस एंगर को, गुस्से को और उस डिससेटिस्फैक्शन को या असंतोष को जो आता है गुजरों में, अमंग द गुजर्स। और ये कौन गुजर्स हैं? हु आर रिपोर्टेडली अपसेट विद कांग्रेस फॉर साइड लाइनिंग सचिन पायलट। ये वही गुजर्स हैं जो कथित तौर पे अपसेट है, नाराज है कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि साइडलाइन कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा सचिन पायलट को। साइडलाइन करना, किसी को साइड की लाइन में बिठाना, किसी को नेग्लेक्ट या ओवरलुक करना, किसी पे ध्यान ना देना। तो सचिन पायलट, भले ही नाम इनका पायलट हो, इनका सरनेम, लेकिन ये गुज्जर है। तो सारे गुज्जर कथित तौर पे नाराज हैं गहलोत जी से कि आप जो है सचिन पायलट को सीएम बनने नहीं देते हो या इसकी बात नहीं सुनते हो। तो इसी गुस्से को पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में खूब भुनाया, प्ले अप करके बताया। समझ आ रहे हैं सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस? पीएम मोदी की वर्ब क्या है? क्या वर्ब है? लेड। प्राइम मिनिस्टर के साथ में अगर नाम आ गया तो द लगाने की जरूरत नहीं है। परसों ये आपको करवाया था ये कॉन्सेप्ट। अगर नरेंद्र मोदी ना लिखा होता तो फिर द प्राइम मिनिस्टर आपको लिखना पड़ता। मोदी लिख दिया तो फिर द को निकाल दो। ब्लिट्ज क्रैक मैंने आपको बता दिया, बिजली का वॉरफेयर, बिजली जैसा जो हमला होता है ना, लाइटनिंग वॉर बोलते हैं ब्लिट्ज क्रैक को। नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्ब है प्ले अप। प्ले अप करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा हैवी या इंपॉर्टेंट बताना। इसका बिल्कुल उल्टा है प्ले डाउन, किसी चीज़ को हल्का या कम इंपॉर्टेंट बताना। याद है ना दोनों फिजल वर्ब्स? चलिए साइड लाइन आप देख चुके हैं। कह रहा मिस्टर मोदी सेड दैट द पार्टीज ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर पायलट who had led an unsuccessful rebellion to replace Ashok Gehlot as chief minister in 2020 amounted to insulting the Gujars। कह रहा है जी मोदी साहब का ये कहना था कि पार्टी की जो ट्रीटमेंट है, जो बर्ताव है पार्टी का, कांग्रेस का, मिस्टर पायलट के लिए, सचिन पायलट के लिए, और ये वही पायलट हैं जो लीड कर चुके हैं एक नाकामयाब रिबेलियन को, क्रांति को, विद्रोह को। और किसको, क्या, किस लिए था विद्रोह? रिप्लेस करने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर के तौर पे सन 2020 में। कह रहे ये आदमी जो पायलट है, इसका जो बर्ताव है या इनके साथ जो पार्टी का बर्ताव है, पीएम मोदी का ये कहना था कि ये बर्ताव जो है ना, ये अमाउंट टू करता है, ये बराबर है या इक्वल टू है या लीड टू करता है इंसल्ट करने को, बेइज्जत करने को गुजर्स को। आई बात समझ में? तो सचिन पायलट ने रिबेलियन किया था लेकिन वो नाकामयाब रहे, और आज की डेट में मोदी जी के हिसाब से पार्टी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती। तो इनका, मोदी जी का ये कहना है कि ये पायलट का पूरा बर्ताव नहीं है, ये पूरे गुजर्स के लिए इंसल्ट की बात है कि उनका नेता ठीक से नहीं पूछा जाता। मोदी की वर्ब है सेड, ट्रीटमेंट की वर्ब है अमाउंटेड टू। हु आया मिस्टर पायलट के लिए? हु की वर्ब है हैड, लेड। ये काम 2020 में हो चुका था मोदी जी के कहने से पहले, इसलिए इस काम को पास परफेक्ट में लिखा गया है। मोदी जी के काम को पास V2 में, पास इंडेफिनिट में। इससे पहले जो काम हुआ था, पास्ट का भी पास्ट है, उसको पास परफेक्ट में। तो टेंस का आपको सिस्टम याद है ना, पास्ट के पास्ट को कैसे लिखना है। अमाउंट टू करना यानी इक्वल टू होना या बराबर होना, टेंट अमाउंट टू होना। याद रखे अमाउंट टू, इक्वल टू या टेंट अमाउंट टू, तीनों अपने बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेंगे, क्योंकि टू यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, इसलिए अमाउंट टू के बाद में इंसल्ट नहीं लगाया गया, इंसल्टिंग लगाया गया है। समझ पा रहे हो ना? अमाउंट टू इंसल्ट नहीं, अमाउंट टू इंसल्टिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए, टू जब भी प्रेपोजिशन होगा अपने बाद में नाउन लेगा, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, हमेशा याद रखे। और टू प्रेपोजिशन कब होता है? मैंने 50 फ्रेज आपको करवाए हुए हैं अलग अलग क्लासेस में, लिस्ट भी उनकी दिखाई है हज़ारों बार, स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। हर वो फ्रेज को आपको याद रखना है। उन 50 फ्रेज में टू हमेशा प्रेपोजिशन होता है। कह रहे जी सेंसिंग द लाइन ऑफ अटैक बाय मिस्टर मोदी, मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट क्लोज रैंक्स इन द फाइनल डेज ऑफ कैंपेन। अब देखो हंसी की बात क्या है, यहाँ तो मोदी जी कह रहे हैं कि इनकी बनती नहीं है और पायलट का बर्ताव अच्छा नहीं है,
कह रहा है वहीं पे सेंस करते हुए या अंदाजा लगाते हुए लाइन ऑफ अटैक को मोदी की, मिस्टर मोदी का जो अटैक आएगा जिस लाइन पे, उसका अंदाजा लगाते हुए तो मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट जो हैं इन्होंने क्लोज कर दिया रैंक्स को, इन्होंने नज़दीकियों को बढ़ा दिया। और कब? कैंपेन के फाइनल डेज में, चुनावी अभियान के आखिरी दिनों में। ठीक है, तो इनको भी पता था हमारे ऊपर ही सारा जो है गेम खेला जाएगा, तो इन्होंने लास्ट डेज में मिल करके चुनाव रैलियां करी कि मौका ना मिले किसी को कहने का कि गहलोत और पायलट की नहीं बनती। फिर भी देखो मौका तो मिल ही गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, वेदर देयर लेबर्ड शो ऑफ यूनिटी दैट सॉट टू स्टेम द रिसेंटमेंट अमंग द गुजर्स अगेंस्ट द कांग्रेस बेयर्स फ्रूट विल बी नोन ऑन December 3rd। कह रहा है जी हाँ या ना वेदर, इनका लेबर्ड जो शो है, इनका जो दिखावा है, जो लेबर्ड है, लेबर्ड मतलब जोर से जोशीले खूब मेहनत करके किसी काम को आप करते हो ना, तो वो लेबर के साथ करते हो। कह रहा है जी बहुत मेहनत करके जो ये दिखावा कर रहे हैं दोनों, कौन कौन? मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट। और ये दिखावा है यूनिटी का, यानी एकता का। और कह रहा है ये वही दिखावा था जिसने सीख की सेकंड फॉर्म सॉर्ट किया। सीख करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, है ना, किसी चीज़ का पीछा करना। तो ये वही शो ऑफ यूनिटी है जिसने सॉर्ट किया, सीख की सेकंड फॉर्म है कि ये स्टेम करे, ख़त्म करे। स्टेम वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, ख़त्म करना। और किसको? रिसेंटमेंट को, यानी गुस्से को गुजर्स के बीच में कांग्रेस के खिलाफ, अगेंस्ट द कांग्रेस। कह रहे ये जो बात है ना, ये जो पूरी बात है, वेदर दिस हैपेंड और नॉट, ये बात ने बियर फ्रूट किया या नहीं, इस पूरी चीज़ ने फल दिया या नहीं। बियर फ्रूट करना, फल देना, ये जाना जाएगा, ये बताया जाएगा, नो किया जाएगा 3 दिसंबर को। और क्या होगा 3 को? व्हेन द वोट्स आर काउंटेड, जब वोट्स को काउंट किया जाता है, जिस दिन गिनती होगी। सेंटेंस समझे नहीं समझे? ये जो इन्होंने पूरा दम लगा करके दिखावा किया, बनती तो नहीं है इन दोनों की आपस में, सबको पता है, गहलोत जी की और पायलट की। लेकिन गहलोत और पायलट ने जो दिखावा किया कि लोगों को शांत किया जाए, गुजरों को कांग्रेस के खिलाफ जो है ना होने दिया जाए, कह रहा है इस चीज़ ने, दिखावे ने कोई फल दिया या नहीं, इसने बेयर फ्रूट किया या नहीं की, तो ये चीज़ जो है विल बी नोन होगी, फ्यूचर में पता लगेगी 3 दिसंबर को जब वोट काउंट होंगे। शो की वर्ब है, शो की वर्ब है बेयर्स फ्रूट, बेयर फ्रूट करना यानी फल देना। दैट आया है शो ऑफ यूनिटी के लिए, दैट की वर्ब है सॉट, सॉट जो है सीख की सेकंड फॉर्म है। स्टेम करना, किसी चीज़ को काटना, छांटना, इरेडिकेट करना, हटाना। तो ये चाह रहे थे कि गुस्से को, रिसेंटमेंट को स्टेम करे। रिसेंटमेंट आपको याद है ना, एंगर के लिए, डिस्प्लेजर के लिए, एक्रीमनी, रैंकर के लिए, बिटरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। इस पूरे वेदर से बनने वाले क्लोज की वर्ब है विल बी नोन। ये हुआ या नहीं, ये पता लगेगा 3 दिसंबर को। दिनों से पहले हमेशा ऑन लगाना है, जैसा आपके ऊपर बताया मैंने, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन December 3rd, ऑन November 5th, है ना। वर्ड्स की वर्ब है आर काउंटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जो ऊपर छोड़ के आया हूं मैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो, या इसको उल्टा बोलते हैं, जब भी देन का इस्तेमाल हो और कंपैरिजन करवाया जाए, THAN, तो आप हमेशा और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करें। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता, अ मार्जिनली हाई प्रोपोर्शन, ठीक है, देन इन 2018 इलेक्शंस, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इतना बड़ा सेंटेंस आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, और यहाँ पे हायर की जगह हाई लगा दिया जाए, तो आपका ध्यान इसकी तरफ जाएगा नहीं। तो ध्यान कैसे जाए? आप हमेशा देन नाम का वर्ड जहाँ भी दिखे उसके आसपास चेक करो, जो एडजेक्टिव लगाया गया है, क्या वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है या नहीं। अगर वो हाई लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो फिर क्या करना है, उसको हायर बना देना है। तो ये तो है रूल नंबर 1। मैं हमेशा देन जो वर्ड है इसको देखते ही कंपैरेटिव डिग्री को खोजने लगता हूँ। दूसरा रूल नंबर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के आगे अगर कोई एडवर्ब लगनी हो, ठीक है, तो 1-2 ही एडवर्ब्स लग सकती हैं। पहली एडवर्ब है मच और दूसरी एडवर्ब है फार। मान लीजिए यहां लिखा होता है वेरी हायर, सो हायर, अलॉट हायर। अलॉट लग जाता है लेकिन बोलने में आता, लिखने में नहीं आता, ठीक है। वेरी और सो तो आता ही नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे एडवर्ब लगानी है तो वेरी, सो ना लगाएं। अलॉट बोलने में आता है, लिखने में ना लिखें। आप इसके आगे हमेशा लिखेंगे मच या फार।
तो मच हायर, फार हायर इज करेक्ट। चलिए बढ़े आगे। लाइट सा कॉन्सेप्ट है, मैंने अलग से सेंटेंस बनाई नहीं है, मेरे ख्याल से इतने में समझ में आ गया होगा। कह रहा है मिस्टर गहलोत आर्सनल इंक्लूडेड हिज वेलफेयर रिजीम। गहलोत जी का जो आर्सनल था, अशोक गहलोत का जो हथियारों का जखीरा था, जो हथियार उन्होंने यूज़ किए ड्यूरिंग द इलेक्शन, कह रहा है उसमें शामिल था वेलफेयर रिजीम, वो वाला सिस्टम जिससे इन्होंने वेलफेयर करने की कोशिश की, लोगों की भलाई के लिए स्कीम चलाई। कह रहा है द सेंटर पीस ऑफ विच इज द प्रॉमिस ऑफ ए हेल्थ कवर ऑफ ₹50 लाख टू ऑल। कह रहा है जिसका सेंटर पीस जो है, सेंटर पीस क्या होता है? बिल्कुल बीच का पीस, मेन फोकस, सबसे प्राइमरी जो फोकस है ना, की इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं इसको। कह रहे हैं इस वेलफेयर रिजीम का सबसे बड़ा फोकस है वो वाला वो प्रॉमिस या वादा जो है हेल्थ कवर का 50 लाख रुपए के सभी के लिए, फॉर ऑल। अब सेमीकोलन लगा क्या बोला गया? कह रहा है हिज स्ट्रेस ऑन राजस्थानी रीजनल आइडेंटिटी। कह रहा है जी उनकी जो स्ट्रेस है राजस्थान की रीजनल आइडेंटिटी पे, क्षेत्रीय पहचान पे। तो बार बार ये जोर दे के यही बोलते हैं कि राजस्थान को अपनी पहचान को प्रिजर्व करना है। और फिर तीसरी क्या चीज़ है? एंड हिज कॉल फॉर कम्युनल एमिटी इन द स्टेट। उनकी जो कॉल होती है, जो पुकार होती है या मांग होती है कम्युनल एमिटी के लिए, यानी सांप्रदायिक प्यार के लिए, प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए, है ना, स्टेट के अंदर राजस्थान में। एमिटी का मतलब होता है लव, फ्रेंडशिप, हार्मनी, गुडविल। तो ये इनका जो है ना आर्सनल था। पूरा जो चुनावी इन्होंने जंग लड़ी है वो इस हथियारों के जखीरे के। आर्सनल का मतलब क्या होता है? वेपन स्टोरेज, सारे हथियारों के कलेक्शन को बोलते हैं आर्सनल। तो ये सारे हथियार इनके थे। चलिए देखने वाला कुछ है नहीं, सेंटर पीस की वर्ब है इस। यहाँ पे कवर किसी की वर्ब नहीं है, एमिटी आपने देख लिया। ये जो आर्सनल वर्ड है हथियारों के कलेक्शन के लिए यूज होता है, तो दो वर्ड्स और भी हैं इसके लिए, वेपनरी और आर्मरी। ठीक है, वेपनरी, आर्सनल और आर्मरी एक ही बात है। तीसरा जो वर्ड है कैश, पहले तो इसको बोलना सीखो, ये कैश है नहीं है, कैश है, वो वाला कैश नहीं है ये भाई, वो वाला कैश नहीं है ये अलग कैश है, CACHE। और कैश का मतलब होता है एक गुप्त या सीक्रेट स्टोरेज ऑफ मनी और वेपन्स। कोई बड़ा आदमी है जिसने किसी लॉकर के अंदर कुछ गन रखी हुई है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, कुछ गोल्ड रखा हुआ है ना, स्विस बैंक में कुछ पैसे रखे हैं, तो ये आपके सब कैश हैं। याद रहेगा ये वर्ड? बढ़े आगे। चलो ये वन वर्ड मैंने आपसे आज क्विज में पूछा हुआ है, एक सीक्रेट स्टोरेज को पैसे या हथियारों की क्या बोलते हैं? कैश। कह रहा है जी द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग सॉ मिस्टर गहलोत चेंज हिज सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर। कह रहा है जो लास्ट डे था कैंपेनिंग का, चुनाव से 2 दिन पहले का जो वक्त था, 1 दिन पहले का, उसने देखा कि गहलोत साहब ने चेंज कर दिया अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के पिक्चर को, और किस में? टू वन ऑफ हिम होल्डिंग अ मैप ऑफ राजस्थान क्लोज टू हिज चेस्ट। पिक्चर को चेंज किया गया वहाँ पे, वन पे, उस पिक्चर पे जो थी उस आदमी की, गहलोत की, होल्ड करते हुए, पकड़े हुए राजस्थान के नक्शे को अपनी चेस्ट के पास, अपनी छाती के क्लोज। तो ये पूरा इन्होंने बढ़िया सा, भाई इसको चुनावी ड्रामा ही बोलते हैं ना। चुनाव से 1 दिन पहले आपने राजस्थान की फ़ोटो ली, फ़ोटो को लगा दिया छाती से कि मैं राजस्थान का सेवक हूँ, राजस्थान की आइडेंटिटी को बताना जो है, बचाना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये इनका जो है चुनावी पैतरा था। डे की वर्ब है सो, गहलोत की वर्ब है चेंज। करेक्ट, दिस सर्व्स टू अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। कह रहे ये जो पूरा ड्रामा था, यह जो पूरा जो पैतरा था, है ना, मैन्यूवर था, कह रहे ये मैन्यूवर सर्व करता है, फायदा देता है कांग्रेस को, क्या करने में? अंडरस्कोर करने में, हाईलाइट करने में, इंपॉर्टेंस को या महत्वपूर्णता को राजस्थानी लैंग्वेज की और यहाँ के कल्चर की। कह रहा ये कौन सी चीज़ें हैं भाई, लैंग्वेज और कल्चर? विच अकॉर्डिंग टू हिम आर थ्रेटेंड बाय द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द बीजेपीज हिंदुत्व पॉलिटिक्स। कह रहा ये वही लैंग्वेज और कल्चर हैं जो, विच, जो गहलोत के हिसाब से थ्रेटेंड है, चुनौती में है या थ्रेट में है, बढ़ती हुई डोमिनेंस के द्वारा, बढ़ती हुई डोमिनेंस क्या होती है? किसी की भी बहुत ज़्यादा
अथॉरिटी कंट्रोल, बढ़ते हुए कंट्रोल के द्वारा जो है बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का। और ये कौन सी पॉलिटिक्स है? दैट एडवांसेस नेशनल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये वही पॉलिटिक्स है जो एडवांस करती है या आगे बढ़ाती है पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी को, एक रूपता को, हर फील्ड में, हर डोमेन में, हर दायरे में ह्यूमन एक्टिविटी का। सेंटेंस लंबा है लेकिन बड़ा आसान है। ये फोटो इन्होंने इसीलिए लगाई थी कि ये दिखा पाए कि मैं तो स्टेट की लैंग्वेज और कल्चर का रक्षक हूँ, ठीक है। और ये वही लैंग्वेज और कल्चर है जो बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की डोमिनेंस में थ्रेटन्ड है। और क्यों थ्रेटन्ड है? क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक रूपता लाना चाहती है, एक भाषा लाएगी, एक रिलीजन लाएगी, एक जैसी बात हो, है ना, सब कुछ एक जैसा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कह रहा। और ये हर फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी में हो, मतलब लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, है ना, हर फील्ड में एक रूपता हो। चलिए, दिस की वर्ब है सर्व्स, विच की वर्ब है आर थ्रेटन्ड, विच आया है स्टेट्स लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए। अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, है ना, प्ले अप करना, ऊपर बढ़ा करके दिखाना, है ना। दैट की वर्ब है एडवांसेस, दैट आया है बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए। कह रहा है जी, मिस्टर गहलोत अटेम्प्टेड टू ब्रेक द इलेक्टोरल पैटर्न ऑफ अ स्टेट दैट हैज़ अ हैबिट ऑफ वोटिंग आउट द इनकम्बेंट इन ईच इलेक्शन। कह रहे गहलोत जी ने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने को, कोशिश किया कि ये तोड़ दें उस इलेक्टोरल पैटर्न को, उस चुनावी रुझान को, पैटर्न को, जो है स्टेट का, राजस्थान का, जिसकी आदत है, हैबिट है सत्ता से बाहर करने की, वोट देके हराने की, वोट आउट करने की, सत्तारूढ़ सरकार को, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को हर इलेक्शन में। तो राजस्थान की हिस्ट्री यही है। अगर बीजेपी जीतेगी इस साल तो अगले जब चुनाव में, अगले इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी को हराया जाएगा। तो ये जो ऐसी जो स्टेट है जहाँ पे आदत है, जिस पार्टी को स्टेट जिताती है उसी को अगली बार हराती है। कह रहा है इस पैटर्न को तोड़ने की गहलोत ने खूब कोशिश की है। गहलोत जी की वर्ब है अटेम्प्टेड, दैट आया स्टेट के लिए, दैट राजस्थान के लिए, दैट की वर्ब है, दैट की वर्ब है हैज़। इनकम्बेंट कौन होता है? जो सत्तारूढ़ हो, जो पार्टी में बैठा हो, इन पोजीशन हो, ठीक है। इनकम्बेंट सीएम अभी अशोक गहलोत हैं, हो सकता है वोटिंग के बाद में वसुंधरा राजे हो या कोई और हो। चलिए, कह रहे द बीजेपी स्टार्टेड विद द एडवांटेज ऑफ द स्टेट्स इलेक्टोरल पैटर्न। कह रहा है जी बीजेपी ने शुरू किया इस चुनावी दंगल को, स्टार्ट किया इस एडवांटेज के साथ में जो है इसी इलेक्टोरल पैटर्न की, कि एक बार वो जीतेगा, एक बार वो जीतेगा, तो बाय डिफॉल्ट तो बीजेपी जीतने वाली है। तो इस साल बीजेपी का चुनाव अभियान इसी एडवांटेज के साथ में शुरू हुआ है। और फिर बीजेपी ने आगे क्या किया? एंड द बीजेपी प्लेड द कास्ट एंड रिलीजियस कार्ड्स टू इट्स एडवांटेज। बीजेपी ने प्ले किया, खेला अपने कास्ट और रिलीजन के कार्ड को, धर्म और जाति के मुद्दे को अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए। बीजेपी की दो वर्ब्स हैं, बीजेपी स्टार्टेड एंड बीजेपी प्लेड। प्ले अ कार्ड टू समवंस एडवांटेज, किसी मुद्दे को अपने लिए भुनाना, कैपिटलाइज ऑन करना, कैश इन ऑन करना, है ना, किसी चीज़ का फायदा लेना। करेज इट क्वेश्चन द कांग्रेस वेलफेयर प्लैंक एंड एक्यूज इट ऑफ अपीजिंग माइनॉरिटीज। कह रहे बीजेपी ने क्वेश्चन ही कर दिया, सवाल उठा दिया कांग्रेस के वेलफेयर प्लैंक पे। वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई, प्लैंक का मतलब होता है जिस चीज़ का आप सपोर्ट लें, मेन स्टेज जो बने आपके किसी भी एक्टिविटी का। तो कांग्रेस तो इस बार अपने वेलफेयर स्कीम्स का सपोर्ट ले रही है ना इस चुनाव में। तो इसने उस वेलफेयर जो है स्कीम्स का जो प्लान है, जो सपोर्ट है, उसी पे सवाल खड़े कर दिए। और कह रहा है इन्होंने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया जो है कांग्रेस पे, अपीज़ करने का, खुश करने का, खिदमत करने का माइनॉरिटीज़ की। तो ये जो बीजेपी का कांग्रेस पे एक्यूजिशन था कि आप वैसे कुछ करते नहीं हो, लास्ट में मुफ्त में चीज़ें बांटते हो और फिर कहते हो कि हमने बहुत कुछ किया, है ना, और आप माइनॉरिटीज़ को खुश करते हो, मेजॉरिटी के खिलाफ हो। इट आया बीजेपी के लिए, वर्ब है क्वेश्चन, क्वेश्चन करना, सवाल खड़ा करना। प्लांग मतलब ऐसी चीज़ जो आप सपोर्ट हो आपका। इट की दूसरी वर्ब है क्वेश्चन। बीजेपी ने अक्यूज़ भी किया। जिस भी इंसान को जिस चीज़ के लिए आप एक्यूज़ करेंगे, ऑफ लगा करके उस चीज़ का नाम लिखें। ऑफ स्टीलिंग, ऑफ मर्डरिंग, ऑफ अपीजिंग, है ना,
जो भी चीज़ आप अक्यूज़ करके बता रहे हैं ऑफ लगा के उस चीज़ का एक्विजिशन लगाएं। फिक्स प्रेपोजिशन है अक्यूज के बाद में ऑफ। कह रहा मिस्टर मोदी ब्रॉड अप कांग्रेस अलाई डीएमके's क्रिटिक ऑफ सनातन धर्म एज अ थ्रेट टू राजस्थान कल्चर। कह रहा मोदी साहब ने इस चीज़ को भी ब्रॉड अप किया। ब्रिंग अप करना या ब्रॉड अप सेकंड फॉर्म है ना उसकी, ब्रिंग अप की, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, सबके सामने किसी मुद्दे को उछालना, ऐसा समझ लो। तो इन्होंने उछाला या उठाया कांग्रेस अलाई के जो डीएमके है उसके क्रिटिक को, उसकी आलोचना को। अलाई का मतलब होता है दोस्त, तो कांग्रेस की जो दोस्त वाली पार्टी है डीएमके, उसकी आलोचना को, जो आलोचना की गई थी सनातन धर्म के तौर पर, सनातन धर्म की, जो कि बताया गया था एक थ्रेट, एक चुनौती राजस्थान के कल्चर के लिए। तो डीएमके ने बोला होगा कि सनातन धर्म जो है राजस्थान के कल्चर को खराब कर देगा। तो इसी भाषण को जो कांग्रेस के दोस्त से आया है उसको मोदी जी ने खूब उछाला ड्यूरिंग द इलेक्शंस। मोदी की वर्ब है ब्रॉड अप, क्रिटिक यानी आलोचना, रिव्यू किसी चीज़ का, समझ गए ना। दोनों तरफ से होने वाला असेसमेंट होता है क्रिटिक। इसमें अच्छी चीज़ें भी बताई जाती है और ख़राब चीज़ें भी बताई जाती है। कह रहा द बीजेपी रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग कंफर्टेबली एंटायरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मिस्टर मोदीज पॉपुलैरिटी एंड इट्स हिंदुत्व प्लांक। बीजेपी बना रहा बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद अपने आप पे, आत्मविश्वासी। और किस चीज़ के लिए? इलेक्शन को विन करने के लिए कंफर्टेबली इस बार। और कैसे? पूरे तरीके से उस स्ट्रेंथ पे, उस मजबूती पे जो है मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, और बीजेपी पार्टी के हिंदुत्व प्लैंक की, हिंदुत्व का जो सहारा ये लोग लेकर के चलते हैं। इन दोनों चीज़ों पे इनको लगता है कि इस बार ये सुपर हिट होंगे, कंफर्टेबली राजस्थान की असेंबली इलेक्शंस जीतेंगे। बीजेपी की वर्ब है रिमेंड। कह रहा है वेदर वट एवर मे बी द आउटकम द टू नेशनल पार्टीज विल हैव लर्नड लॉट फ्रॉम एन इंटेंस कॉन्टेस्ट इन राजस्थान। कह रहे जो भी हो आउटकम, वट एवर मे बी द आउटकम, आउटकम मतलब नतीजा, चाहे नतीजा कुछ भी हो, ये जो दो पार्टियां हैं ये सीख चुकी होंगी, विल हैव लर्नड, और क्या बहुत कुछ, अलॉट। और किससे? एक कॉन्टेस्ट से जो बड़ा इंटेंस था जो राजस्थान में हुआ है। कह रहे जो भी हो, चाहे कोई जीते या कोई हारे, सीख दोनों को मिलने वाली है। जो जीतेगा उसको भी कुछ सीख मिलेगी और जो हारेगा वो भी कुछ लर्न करेगा इस इलेक्शन से। वट एवर की वर्ब है मे बी, पार्टीज की वर्ब है विल हैव लर्नड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाया है। जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका होगा तब ये सीख भी चुके होंगे, विल हैव प्लस में V3। आउटकम को बोलते हैं नतीजा या रिजल्ट। चलिए सिंपल सा आर्टिकल, इंटरेस्टिंग भी था। अब क्विज को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को थोड़े अच्छे लेवल का बनाया मैंने आज। कह रहे जी स्पेसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेन पर्पस क्या है मिस्टर गहलोत के अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने का, और चेंज करके वो वाली पिक्चर लगाने का जिसमें राजस्थान का नक्शा उन्होंने पकड़ रखा है। तो ये ड्रामा, ये पैतरा कांग्रेस के सीएम ने क्यों किया होगा आपके हिसाब से, क्यों लगता है? क्रिटिसाइज करने के लिए बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, सपोर्ट लेने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज से, एम्फसाइज करने के लिए रीजनल आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस को, हाईलाइट करने के लिए सचिन पायलट के साथ में अपने रिश्तों को, या दिखाना के लिए अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को। बहुत आपने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा ही है सब, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, इसको तो कर दोगे। ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। आंसर इसका डाल दिया गया है फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे। पहले खुद निकालो फिर मेरे वाले आंसर से चेक करके बताओ। सेकंड में कह रहा है जी पैसेज के हिसाब से बीजेपी ने अक्यूज क्यों किया कांग्रेस को माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए? क्या रीजन है बीजेपी ने बोला कि आप माइनॉरिटी को अक्यूज करते हैं या माइनॉरिटी को अपीज करते हैं या खिदमत करते हैं उनकी? क्यों किया? डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को रियल इश्यूज से हटाने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को, अट्रैक्ट करने के लिए माइनॉरिटी के वोटर्स को, क्वेश्चन करने के लिए इनके वेलफेयर के प्लान को जो कांग्रेस वेलफेयर की नाम का सहारा लेती है, या हाईलाइट करने के लिए कांग्रेस की अचीवमेंट्स को। निहायती मेंस लेवल का क्वेश्चन है। शायद 2 या 3 आपको आंसर सही लगे, 3 ऑप्शन हो सकता है आपको सही आंसर लगे, और आपका आंसर तो एक ही बनेगा। मैंने हिंट के साथ में फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, अपना निकाल लो आंसर, मेरे वाले से मैच करो। चलो आगे सारे के क्वेश्चन है, सारे के सारे वो कैब के। लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम को आपको मैच करना है।
हो सकता है स्पोरेडिक का मतलब हो आपके लिए हाईलाइट, बैंक ऑन का मतलब हो प्ले डाउन, प्ले अप का मतलब हो डिजल्ट्री, फर्वेंट का मतलब हो रिलाई, जो भी बनाना चाहो आप। ठीक है, पांचों को आपस में मैच करवाना है। फर्स्ट कमेंट में मैंने करवा दिया, अपनी मैचिंग कॉलम को मेरे वाले मैच्ड कॉलम से जो है कंपेयर करो। आठवें में आपसे पूछा है जी, एक हिडन स्टॉक पाइल को या स्टोरेज को क्या बोलते हैं? हथियारों और कैश की। नौवें 10वें में दो एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी आपको इस वर्ड के आसपास, और दूसरी एरर मिलेगी आपको कहाँ रख दी मैं इस वर्ड के आसपास। ठीक है, आंसर्स निकालो। फर्स्ट कमेंट में दोनों एरर्स मैंने सही करके डाल दिए हैं, वहां से चेक करना। 10 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक लाइक और एक शेयर दे दो, मुझे पता आपने अभी तक नहीं दिया, ज़रूर से दे देना। अंटिल देन साइनिंग आउट।